Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो हम कवर कर रहे हैं सोशल मूवमेंट्स की थियरीज़ को, जिसमें कि मैंने लास्ट क्लास में रिलेटिव डिप्राइवेशन थियरी को कंप्लीट कर दिया है और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी यानी राजनीतिक कार्यवाही से संबंधित जो भी आंदोलन चलाए जाते हैं या जो भी मूवमेंट चलाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, वो सभी मूवमेंट हम पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी के अंदर पढ़ते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी एक मैक्रो लेवल थियरी है, क्योंकि इसमें जो भी आंदोलन होते हैं, जो भी मूवमेंट होते हैं, वो बहुत ही लार्ज स्केल पर चलाए जाते हैं। यानी कि ये छोटे मोटे ग्रुप्स नहीं होते, ये बहुत ही बड़े एरिया को इफ़ेक्ट करते हैं। जबकि रिलेटिव डिप्राइवेशन थियरी एक माइक्रो लेवल की थियरी है, क्योंकि इसमें जो भी मूवमेंट चलाए जाते हैं वो सब स्मॉल लेवल पर चलाए जाते हैं, स्मॉल स्केल पर चलाए जाते हैं। जैसे पर्टिकुलर कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जैसे ऑफिस हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है या फिर कोई इंडस्ट्री हो सकती है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं और अपने रिसोर्सेज को लेकर के या फिर सैलरी को लेके, राइट्स को लेके, स्टेटस को लेके, इन सब चीज़ों को लेकर के डिप्राइव फील करते हैं और एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, मूवमेंट को चलाते हैं, जिससे कि उन्हें भी वो सारी चीज़ें मिले जो कि उन्हें डिप्राइव फील कराती हैं। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी ये मानती है कि सिर्फ कंपैरिजन करने से या सिर्फ डिप्राइवेशन फील करने से आप कोई भी मूवमेंट शुरू तो कर सकते हो, लेकिन उसे सक्सेस बनाने के लिए पॉलिटिक्स पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाते हो तब आपकी मांगें पूरी होती हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि सरकार हमारी मांग क्यों पूरी करेगी। सरकार हमारी मांग दो कंडीशन के बेसिस पर पूरी करती है। पहली कंडीशन ये है कि जो सरकार सत्ता में है वो कमज़ोर हो और विपक्ष मजबूत हो। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है, जब इलेक्शन का टाइम होता है उस टाइम पर जो भी मूवमेंट चलाए जाते हैं, जो भी डिमांड रखी जाती है, सरकार वोट के चक्कर में हमारी मांग और हमारी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करती है। तो अब इस थियरी को हम डिटेल में कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी, ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थियरी और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, इज़ एन अप्रोच ऑफ सोशल मूवमेंट। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी सोशल मूवमेंट की एक अप्रोच है और इसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थियरी और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। इसका नेक्स्ट पॉइंट है Political process theory is a framework used to analyze social movement, focusing on how political opportunities, resource mobilization and framing influence their emergence and success। इस पॉइंट का ये मतलब है कि पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी का मेन पर्पज़ है सोसाइटी में जो भी मूवमेंट चलाए जाते हैं, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल मूवमेंट, उसके हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से एनालिसिस करना, जैसे कि इन्फ्लुएंस फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, जिससे कि ये सिचुएशन इमर्ज हुई है, यानी कि पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुआ है। दूसरा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और ये रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कौन इनको प्रोवाइड करेगा। फिर चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकता है, या फिर कोई सपोर्ट रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। सपोर्ट रिसोर्सेज में आ सकता है जैसे मीडिया आ सकता है, या फिर कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी हो सकता है। इसके बाद है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। क्या ये मूवमेंट उस दौरान चलाया गया है जब इलेक्शन का टाइम है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर अगर कोई भी मूवमेंट चलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपका जो मूवमेंट है वो सक्सेस हो जाए। कुल मिलाकर के किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को सक्सेस होने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली तो ये कि जिस मुद्दे को लेकर के आपने पॉलिटिकल मूवमेंट चलाया है उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा कि ये मूवमेंट जब आपने चलाया है, क्या उस दौरान इलेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा है। अगर इलेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा है तो ये आपके लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर सरकार या तो आपकी बात मान लेगी, नहीं तो सरकार बदल जाएगी। मतलब कि सरकार अगर हमारी मांग पूरी करती है तो सरकार अगले 5 साल के लिए फिर से पावर में आ जाएगी, और अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो उसके वोट कट जाएंगे और सरकार गिर जाएगी, इसकी जगह पर दूसरी सरकार पावर में आ जाएगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है
इट आर्ग्यू दैट सक्सेस और फेलियर ऑफ सोशल मूवमेंट इज़ अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, यानी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ही डिसाइड करेगी कि आपका जो सोशल मूवमेंट है या पॉलिटिकल मूवमेंट है वो सक्सेस होगा या फेल होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दिस थियोरी इज़ डेवलप्ड बाय डग मैकएडम इन हिज बुक पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक इंसर्जेंसी वाइल स्टडिंग ऑफ ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट। 1950 से 1960 के बीच में यूएस में एक मूवमेंट चला था, ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसमें कि जो ब्लैक अमेरिकन्स थे वो गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे थे कि जो भी राइट्स या जो भी अधिकार वाइट अमेरिकन्स को मिले हैं वो सारे अधिकार ब्लैक अमेरिकन्स को भी मिलने चाहिए। बाद में मैकएडम ने इसी मूवमेंट पर रिसर्च की और उन्होंने इस दौरान एक बुक को पब्लिश किया था। उस बुक का नाम था पॉलिटिकल प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक इंसर्जेंसी। इसी बुक में इन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस थियोरी को भी दिया था और इन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि कोई भी मूवमेंट ना तो गुस्से से चलता है और ना ही नाराज़गी से। किसी भी मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए और उसको सक्सेस करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है और ये 3 एलिमेंट या कंपोनेंट क्या हैं इसकी बाद वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो ये हैं कोर एलिमेंट्स या फिर मेन कंपोनेंट जो कि किसी भी मूवमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें पहला है इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और तीसरा है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। इसका फर्स्ट है इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस, the awareness among people that they are being treated unfairly and shared feeling to unite and protest against injustice। इसका मतलब है कि किसी भी मूवमेंट को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में, तभी आपको पता चलेगा कि आपके सोसाइटी में क्या हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे किसी मूवमेंट को शुरू कर पाओगे। इसका सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, द पावर ऑफ ग्रुप्स, यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड सफिशिएंट रिसोर्स टू मैनेज द मूवमेंट। सेकेंड पॉइंट में ये कहा गया है कि मूवमेंट को अब आप मैनेज कैसे करोगे। मैनेज करने का मतलब है कि अब आपको मूवमेंट चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा और उस मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए अब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि कोई भी मूवमेंट 1 या 2 दिन का इवेंट नहीं होता है। 1 साल, 2 साल, 1.5 साल ऐसे लग सकते हैं। तो इसमें आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए। फिर आपको मोटिवेशन के लिए बाहर से सपोर्ट भी चाहिए, मीडिया का सपोर्ट चाहिए या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे रिसोर्सेज आप कैसे मैनेज करोगे, इन सब की बात की गई है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ में। इसके बाद है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, when the system, government or situation became weak or favorable, people get a chance to protest and demand change। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है वीक सिचुएशन, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे कि गवर्नमेंट आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसी मजबूरी सिर्फ 2 ही केसेस में होती है, या तो अपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट पर, या फिर इलेक्शन का अगर टाइम है तो उस टाइम पर भी जो गवर्नमेंट होती है उसके सामने एक वीक सिचुएशन होती है कि जहाँ पर वो आपकी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाती है। ये तीनों फैक्टर वही फैक्टर हैं जो कि मैंने पहली स्लाइड में आपको पढ़ा दिए थे, जहाँ पर मैंने ये बताया था कि इन्फ्लुएंस फैक्टर होने चाहिए किसी भी मूवमेंट को शुरू करने के लिए, फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन होना चाहिए और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड्स को भी आप याद कर लीजिए, क्या पता पेपर में इन्हीं वर्ड्स के थ्रू ही कोई ऑप्शन आ जाए और आप इसको रिकॉग्नाइज करके टिक कर पाएँ। यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा सोशोलॉजिस्ट के नाम भी दिए हैं जो कि इस थियोरी से रिलेटेड हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे चार्ल्स टिली, सिडनी टैरो और पीटर आइसिंगर। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैकएडम से पहले का है। मैकएडम ने बाद में इस थियोरी को डेवलप किया था और पॉपुलर किया था, क्योंकि इससे पहले भी सोशल मूवमेंट हो चुके हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट हो चुके हैं। तो उस टाइम पर चार्ल्स टिली, टैरो और आइसिंगर, इन सब का जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन मैकएडम ने बाद में पॉलिटिकल प्रोसेस थियोरी को ज़्यादा अच्छे से सिस्टमेटिक वे में और वेल डिफाइन किया है, इसीलिए जो है कि मैकएडम को इस थियोरी का फादर माना जाता है। यहाँ पर तीनों सोशोलॉजिस्ट ने एक एक कंपोनेंट दिया है या फिर एक एक रीज़न दिया है जो कि किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को सक्सेस बनाने के लिए सफिशिएंट है, जिसमें से पहला है चार्ल्स टिली का कंटेंशियस पॉलिटिक्स। कंटेंशियस पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि किसी भी पार्टी में अगर इंटरनली उसके सभी मेंबर्स के बीच में वाद विवाद है तो वो सरकार वीक होगी
और जब सरकार वीक होती है तो हमारे चांस बढ़ जाते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को सक्सेस बनाने में। इसके बाद है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। इसका कॉन्सेप्ट सिडनी टैरो ने दिया है और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि सरकार के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाना जहां पर सरकार वीक पड़ने लगे, जैसे इलेक्शन का टाइम आ गया है या फिर विपक्ष ने ऐसा कोई मुद्दा उठाया है जिस वजह से सरकार वीक पड़ रही है। इसके बाद है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। इसका कॉन्सेप्ट दिया है पीटर आइसिंगर ने। यहाँ पर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर का मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर। जैसे कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार, ऐसी सरकारों में वाद विवाद होना निश्चित है। तो ऐसी सरकारें क्या होती हैं, इंटरनली वीक होती हैं और किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट का या सोशल मूवमेंट का यहाँ पर सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम इस थियोरी के 5 की कंपोनेंट्स। पहला है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, दूसरा है मोबिलाइजिंग स्ट्रक्चर, तीसरा है फ्रेमिंग प्रोसेस, चौथा है प्रोटेस्ट साइकिल और पांचवा है कंटेंशियस रिपर्टरीज। यहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। पहला है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। व्हेन द गवर्नमेंट और सिस्टम बिकम वीक, पीपल गेट चांस टू प्रोटेस्ट और डिमांड चेंज। इफ़ देयर इज़ अ वीक गवर्नमेंट, पीपल फील नाउ इज़ द राइट टाइम टू प्रोटेस्ट। जैसा कि हम पहले की स्लाइड में पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी क्या होता है, यहाँ पर भी वही दिया है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी तब होती है जब गवर्नमेंट वीक पड़ जाती है और आपके जो प्रोटेस्ट हैं या फिर जो मूवमेंट है उसके सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है मोबिलाइजिंग स्ट्रक्चर। ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन और सोशल नेटवर्क्स दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर द मूवमेंट। दिस मूवमेंट ग्रो विद द हेल्प ऑफ ग्रुप्स, फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल मीडिया सपोर्ट। इसका मतलब है कि जो भी आपका सोशल मूवमेंट चल रहा है उसमें मोबिलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और लोगों का सपोर्ट भी मिले। इसका तीसरा पॉइंट है फ्रेमिंग प्रोसेस। प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम इन अ वे दैट पीपल फील कनेक्टेड एंड सपोर्ट द मूवमेंट। लीडर्स एक्सप्लेन द इशू इन अ वे दैट पीपल फील यस दिस प्रॉब्लम अफेक्ट मी टू एंड दे जॉइन। इसका मतलब है कि जो मूवमेंट आप चला रहे हो उसका जो फ्रेमिंग है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए कि लोग उसके साथ कनेक्शन फ़ील करें, क्योंकि जब तक कनेक्शन फ़ील नहीं करेंगे तब तक वो उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं मानेंगे और जब तक कोई भी व्यक्ति उस प्रॉब्लम को या उस समस्या को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेगा तब तक वो उस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। इसका चौथा पॉइंट है प्रोटेस्ट साइकिल। द पैटर्न वेयर प्रोटेस्ट राइज फॉल एंड राइज अगेन इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड। प्रोटेस्ट डू नॉट स्टे कॉन्स्टेंट, दे ग्रो, स्लो डाउन एंड राइज अगेन ओवर टाइम। इसमें प्रोटेस्ट के टाइम पीरियड की बात हो रही है, यानी जो भी आपका मूवमेंट है वो पूरे टाइम पीरियड में एक जैसा नहीं रहेगा, यानी कि कांस्टेंट उसकी कंडीशन नहीं रहेगी। हो सकता है कि कभी आपका मोटिवेशन डाउन हो या फिर कभी आपके रिसोर्सेज कम पड़े, कुछ भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, तो सारी सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अब इसी का लास्ट पॉइंट है कंटेंशियस रिपर्टरीज। यूजिंग न्यू क्रिएटिव वे टू प्रोटेस्ट लाइक मार्चेस, स्ट्राइक्स, ऑनलाइन कैंपेन्स। People use different protest methods like rallies, social media campaigns, sit-ins to fight for their demands. इसका मतलब है कि आप अपने मूवमेंट के लिए कौन सा प्रोटेस्ट मेथड चूज़ करोगे, क्योंकि एक प्रोटेस्ट मेथड बहुत बड़ा रोल उसका रहता है किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेंगी कि आपका जो मूवमेंट होगा उसका जो प्रोटेस्ट मेथड होगा वो कैसा होगा, मार्च होगा या स्ट्राइक होगा या ऑनलाइन कैंपेन होगा। बहुत सारी अलग अलग मेथड्स भी हैं, जैसे रैलीज़ है, सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, सिट-इन्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मूवमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने सोशल मूवमेंट की सेकंड थ्योरी यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी को पढ़ा, जिसमें कि हमने इसके मेन कॉन्सेप्ट को कवर किया। उसके बाद हमने जो इसके डेवलपर थे और इस थ्योरी में जिनका जिनका कंट्रीब्यूशन था उन सबको पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इस थ्योरी के जो मेन 3 कंपोनेंट थे उनको पढ़ा और लास्ट में हमने इसके सेकेंडरी मेन 5 कंपोनेंट को पढ़ा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। थैंक यू।